नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्णतः समर्पित है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी मॉक टेस्ट के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? लिंग की बात करें तो लिंग से तात्पर्य है कोई भी शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का बोध कराता है। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, लिंग से तात्पर्य है कि कोई भी शब्द या जो शब्द दिया गया है वो पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का बोध कराता है। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। अब हम इस प्रश्न को देखें। प्रश्न हमारा कह रहा है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला के तीन वर्ण ई, बड़ी ई और ऋ, इन तीन वर्णों को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा भैया, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, इन तीन वर्णों को छोड़कर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। आगे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपको एक चीज याद रखनी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए आपको वाक्य का प्रयोग करना है और इन लाइंस को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपसे कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्या करना है आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। सर्वनाम के रूप में मेरा, मेरी। विशेषण के रूप में अच्छा, अच्छी। क्रिया के रूप में कर रहा है या करता है, कर रहा है या कर रही है। अब आपको इन शब्दों के साथ वाक्य का प्रयोग करना है और वाक्य का प्रयोग अगर आपने किया तो वाक्य के अंत में मेरा, अच्छा या कर रहा है आता है तो फिर वो शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर वाक्य के प्रयोग में वाक्य के अंत में या शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, सॉरी, शब्द के अंत में मेरी, अच्छी या कर रही है आता है तो फिर वो शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आप देखिए, ये जो शब्द है पहला, आशा, आशा की जाती है या आशा किया जाता है? आशा की जाती है कि आशा किया जाता है? आशा की जाती है। तो आशा की जाती है तो ये तो भैया स्त्रीलिंग हो गया। कष्ट होता है या होती है? कष्ट होता है या होती है? कष्ट होता है, तो कष्ट होता है तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कष्ट होता है, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कष्ट शब्द पुल्लिंग है। क्षमा, क्षमा किसी से मिलती है या मिलता है? क्षमा मिलती है या मिलता है? क्षमा मिलती है, तो ये भी भैया स्त्रीलिंग हो।
सेना आती है या आता है? सेना आती है या आता है? या हम बात करें हमारी सेना अच्छी है या अच्छा है? हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, वो अच्छी है या अच्छा है? अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको वाक्य का प्रयोग करना है और शब्द के बाद आप देखिए कि वहां पर स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है या पुल्लिंग शब्द आ रहा है, और जैसा भी शब्द आता है उसी हिसाब से सेट करके आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। ये देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। कवि शब्द बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग जो होगा कवियत्री होगा। और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ये शब्द आपका वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और आप लोग देख लीजिए। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग होती हैं। क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन 3 नदियां अपवाद हैं जो कि पुल्लिंग होती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और सोन। ये सब क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। इन 3 नदियों को आप लोग याद रखिएगा। ये 3 नदियां कैसी होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। नदियों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और बाकी सभी नदियां कैसी होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। ईकारांत का मतलब होता है जिस शब्द का अंत दीर्घ ई के साथ होता है। मतलब जिस शब्द का अंत दीर्घ ई के साथ होता है वह शब्द कैसे होते हैं? इकारांत होते हैं। जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी, ये शब्द क्या होते हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इनके भी कुछ अपवाद हैं, और इस अपवाद से अक्सर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा। घी, दही, पानी, हाथी, ये शब्द क्या होते हैं? ये इकारांत शब्द हैं, लेकिन साथ ही ये स्त्रीलिंग नहीं है। ये कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और यहां से प्रश्न बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, ये शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे देखिए। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अब आप लोग देख लीजिए, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं उस टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए। कव्वाली गाई जाती है या गाया जाता है? कव्वाली को गाया जाता है या कव्वाली गाई जाती है? कव्वाली गाई जाती है। कव्वाली, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आगे देखिए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद होता है या होती है? विवाद होता है या होती है? विवाद होता है। सार होता है या होती है? होता है।
रूप अच्छा है या अच्छी है, या इसको और देख लीजिए, सार निकला या निकली, निकला। रूप अच्छा या अच्छी, अच्छा। आय होता है या होती है, आय ज्यादा हो गई या आय ज्यादा हो गया, आय ज्यादा हो गई। तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा आय, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिएगा, आप सिर्फ वाक्य का प्रयोग कीजिए और सेट कीजिए वाक्य में शब्द को, और जैसे ही वाक्य सेट हो जाता है आपका उत्तर निकल आएगा। आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको शब्दों के साथ खेलना है, और शब्दों के साथ अगर आप खेलना सीख गए तो फिर आपके लिए हिंदी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। देश अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है। नगर, नगर अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है। दीप बड़ा है या बड़ी है, बड़ा है। झील उथली है या गहरी है, झील कैसी है, उथली है या गहरी है। जैसे ही हमने इसमें प्रयोग किया हमारा उत्तर निकल के आ गया कि झील क्या शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सौभाग्य मिला या मिली, सौभाग्य मिला या मिली, सौभाग्य मिला, तो ये तो नहीं होगा। सुंदरता, सुंदरता अच्छी है या अच्छा है, सुंदरता अच्छी है, तो हमारा यहीं पे उत्तर हो जाएगा, हमारा आगे का काम खत्म हो जाएगा। सुंदरता शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इच्छा हुई या हुआ, इच्छा हुआ या हुई, इच्छा हुई। आज्ञा स्त्रीलिंग है। गरिमा स्त्रीलिंग है। सागर, सागर अच्छा है या अच्छी है, सागर अच्छा है। सागर गहरा है या गहरी है, सागर गहरा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सागर। सागर आपका कैसा शब्द है, सागर आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? वचन से तात्पर्य होता है बोली या कथन, बोली या कथन, यानी संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध हो या एक से अधिक होने का बोध हो, तो संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध हो या एक से अधिक होने का बोध हो, हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन हैं। एक वचन जिनसे एक का बोध होता है, एक का बोध होता है, और बहुवचन जिनसे एक से अधिक का बोध होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं। आगे देखिए, मैं का बहुवचन होगा, मैं का बहुवचन होगा भैया हम, आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सर्वनाम में हमने पढ़ा था मैं का बहुवचन क्या होगा, हम होगा। अगला देखिए, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है?
किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? आकाश एक वचन में प्रयोग होता है, पानी एक वचन में प्रयोग होता है और वर्षा एक वचन में प्रयोग होती है। यानी उपरोक्त सभी जो शब्द हैं ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। और आपसे एग्जाम में यहां से 100% प्रश्न बनाता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। जनता, आकाश, पानी और वर्षा ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? देखिए, प्राण। प्राण, जब प्राण निकल गए या निकल गया? प्राण निकल गए। दर्शन हुए या हुआ? दर्शन हुए। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर कई अक्षरों का समूह होता है। तो ये सभी शब्द जो हैं किसमें यूज होते हैं, किसमें प्रयोग होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आप लोग देख लीजिए, आंसू, दर्शन, याद कर लीजिएगा, प्राण, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द सदैव किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किस में प्रयोग होते हैं भैया? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनाता है। आप लोग फिर ये मत कहिएगा कि क्या हुआ। ठीक है, अगला देखिए, कवि शब्द का बहुवचन होगा। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ विशेष शब्द लगाकर या शब्दांश लगाकर हम उनका बहुवचन या एक वचन का निर्धारण करते हैं। जैसे कवि शब्द का जो बहुवचन होता है वो कवि वृंद होता है। क्या होता है? कवि वृंद होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो गुरु होता है, गुरु शब्द का जो बहुवचन होता है वो गुरुजन होता है। याद कर लीजिएगा इन शब्दों को। गुरु शब्द का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? गुरुजन होता है। ठीक है, शिक्षक शब्द का बहुवचन होगा। शिक्षक शब्द का बहुवचन, ये उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा अभी हमने किया था। शिक्षक शब्द का जो बहुवचन होगा वो शिक्षक गण होगा। क्या होगा? शिक्षक गण। कुछ और शब्द देख लीजिए, जैसे भक्त। भक्त का जो बहुवचन होता है वो भक्त गण होता है। ठीक है, नेता का जो बहुवचन होता है, नेता गण होता है। मित्र का जो बहुवचन होता है, मित्र गण होता है। ठीक है, इन शब्दों को, ये विशेष शब्द हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बिंदु का बहुवचन होगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है। जैसे बिंदु का जो बहुवचन होगा वो बिंदु ही होगा। बिंदु का जो बहुवचन होगा वो बिंदु ही होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु ही होगा। आगे देखिए, आप शब्द का बहुवचन होगा। आप शब्द का जो बहुवचन होगा आप लोग होगा। क्या होगा? आप लोग। आप शब्द का बहुवचन आप लोग। आगे देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले। लड़का शब्द एक वचन होगा, लेकिन लड़के शब्द क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो लड़के बोले, इसमें तो एक वचन का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़कों ने कहा,
तो लड़कों भी बहुवचन हो जाएगा, ये भी हमारा एक वचन नहीं होगा। लड़के ने, लड़के ने यानी एक लड़का बोला है, लड़कों से कहा, तो इसमें आपका एक वचन का प्रयोग हुआ है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी भाषा में कारक परसर्ग की संख्या है। तो कारक क्या होता है? कारक, कारक या परसर्ग से तात्पर्य है, कारक से तात्पर्य है संज्ञा अथवा सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से ज्ञात हो। क्या हो? संबंध जो है वो क्रिया से ज्ञात हो, वह कारक होता है। और वाक्य में सार्थकता लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में 8 कारक माने जाते हैं। कितने कारक माने जाते हैं? 8 कारक माने जाते हैं। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, किशोरी प्रसाद वाजपेयी 8 की जगह 6 कारक को मानते हैं। ये कर्ता कारक और संबोधन कारक को कारक नहीं मानते। ठीक है, इन दो को ये कारक नहीं मानते। कौन? किशोरी प्रसाद वाजपेयी। सामान्यतः हिंदी भाषा में 8 कारक को माना जाता है। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और संबोधन। ठीक है, ये 8 कारक माने जाते हैं और प्रत्येक कारक की कुछ विभक्तियां होती हैं जिनको हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। राम ने भोजन किया, वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? देखिए, कर्ता क्या होता है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर समझ लीजिए। कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। और कार्य क्या होता है? क्रिया क्या होती है? या कार्य क्या होता है? होती है क्रिया। क्रिया को क्या बोला जाता है? कार्य। कार्य क्या होता है? क्रिया होती है। या क्रिया क्या होती है? कार्य होता है। और इस कार्य को जो करने वाला होता है वो कौन होता है? कर्ता होता है। इतनी चीज क्लियर है? देखिए, जो कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति होती है ने। क्या होती है? ने विभक्ति होती है। अब ये विभक्ति क्या होती है? कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगाया जाता है, वह विभक्ति कहलाता है। ठीक है, कारक को सूचित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कारक की कुछ कारकों की एक, कुछ कारकों की एक से अधिक विभक्तियां होती हैं। जैसे कर्ता कारक की ने विभक्ति होती है। अब आप देखिए, राम ने भोजन किया, तो यहां पर ने विभक्ति है, ने विभक्ति है ना, तो ये आपका हो गया कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब जब वाक्यों की अधिकता होगी तब आप इसको कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य अधिक होंगे तब आप इसको कैसे पहचानेंगे? यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। किसी भी वाक्य में कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ, जो क्रिया है यहां पे लिखा ना मैंने, क्रिया के साथ कौन प्रश्न कीजिए, क्रिया के साथ कौन प्रश्न कीजिए, और जो उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा तो आपका वो कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे भोजन, कौन भोजन कर रहा है? राम ने भोजन किया। किसने भोजन किया? राम ने भोजन किया। कौन भोजन कर रहा है? राम भोजन कर रहा है। तो यहां पर देखिए, राम ने निकल के आया ना, तो राम ने, कभी कभी क्या होता है, इसमें विभक्ति छुपी हुई होती है, कर्ता कारक में विभक्ति छुपी हुई होती है। जैसे एक वाक्य में लिख रहा हूं,
तनु गा रही है। अब आप देखिए, इसमें विभक्ति नहीं है, तनु गा रही है, इसमें विभक्ति नहीं है। अब आप कैसे पहचानेंगे? अब आपको क्या करना है कि क्रिया के साथ कौन प्रश्न करना है। आप देखिए, प्रश्न कीजिए, क्रिया क्या है? गाना है ना। कौन गा रहा है? तनु गा रही है, तनु ने गाया। किसने गाया? तनु ने गाया। निकल के आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। पहचान के लिए आप क्या करेंगे? आप कौन प्रश्न कीजिए और आपको जो उत्तर निकल के आता है वो कर्ता कारक में चला जाएगा। क्लियर हो गया? फिर समझ लीजिए क्या बोला मैंने। जिस वाक्य में विभक्ति है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब विभक्ति नहीं है तो फिर आप क्रिया के साथ कौन प्रश्न कीजिए और जो भी उत्तर निकल के आएगा, कौन प्रश्न जैसे ही आप करते हैं तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। गा रही है, इस वाक्य में हमने देखा गा रही है, गाना क्रिया है। कौन गा रहा है? किसने गाया? तन्नू ने गाया। तो तन्नू ने गाया, तो सीधा आ गया ना निकल के, तो कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तृप्ति कविता लिख रही है, वाक्य में कारक है। अब आप लोग देखिए, सेम टू सेम वही प्रश्न आ गया। तृप्ति कविता लिख रही है, यहां पर विभक्ति नहीं है, यहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्रिया के साथ, क्रिया क्या है इसमें? लिखना क्रिया है, तो इसके साथ आप कौन लगा दीजिए? कौन लगा दीजिए? कौन लिख रहा है? किसने लिखा है? कौन, यानी तृप्ति ने लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए। रीमा ने सीमा को पीटा, वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अब आप लोग देखिए, इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्म समझ लीजिए, कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को होती है। क्या होती है? को होती है, विभक्ति होती है। कर्म कारक से तात्पर्य होता है जिस क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। और इसकी विभक्ति क्या होती है? को होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी प्रश्न को देख लें हम। रीमा ने सीमा को पीटा। अब आप देखिए, यहां पर को विभक्ति है ना, को विभक्ति है, तो ये क्या हो गया? सीमा को पीटा, तो ये कर्म कारक हो गया। अन्य एग्जाम्पल हम देख लें। मैंने राम को बुलाया, मैंने राम को बुलाया। आप देखिए यहां पर के विभक्ति है, मैंने राम को बुलाया। अब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह छिपा होता है, कर्म कारक में भी कुछ वाक्यों में विभक्ति चिन्ह छिपा होता है। तब हम क्या करेंगे? जैसे वाक्य मैंने लिखा, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य लिखा, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप लोग देखिए, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, विभक्ति चिन्ह का लोप है। तब आप क्या करेंगे? तब आप एक प्रश्न करेंगे, क्या और किसको? क्या और किसको? जैसे ही आपने क्या और किसको प्रश्न किया तो आपको उत्तर मिल जाएगा। विनय पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया के साथ करना है, क्रिया पढ़ना है, तो किसको पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। जैसे ही हमने किया, क्रिया के साथ क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। को आ गया ना, समझ गए ना? कारक की पहचान के लिए हम कौन प्रश्न करते हैं और कर्म की पहचान के लिए हम क्या और किसको का प्रश्न करते हैं, हमको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है,
बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा, गलत नहीं होगा प्रश्न। अगर आपने इस चीज को सेट कर लिया तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्नों की बहुतायत होती है और वहां पर आपको पहचानने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे देखिए, ठीक वही आ गया, विजय पुस्तक पढ़ रहा है, मैं वाक्य में कौन सा कारक होगा? सीधा सा भैया, अभी हमने देखा था, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन लगा दी वो, क्या और किसको लगा दीजिए क्रिया के साथ, क्या या किसको, आपका उत्तर निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, इसमें भैया होगा करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। करण कारक क्या होता है? करण, करण कारक होता है साधन, साधन, साधन यानी जिस साधन से वह क्रिया या कार्य संपन्न किया जाता है। क्या तात्पर्य है कि कर्ता जो कार्य करता है वो किस साधन से करता है, किस साधन के माध्यम से करता है, वह क्या हो जाता है? करण कारक हो जाता है। और इसकी जो विभक्ति होती है वो से या द्वारा होती है। क्या होती है? से या द्वारा होती है। आप लोग देखिए, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, से आ गया ना। या आप देखिए, बच्चे बस द्वारा स्कूल जाते हैं, द्वारा भी सेट हो जाएगा, से भी सेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप वाक्य और बना लीजिए, जैसे राम ने श्याम को डंडे से पीटा। आप लोग देख लीजिए, यहां भी विभक्ति आ गई, करण कारक इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आप लोग देखिए, अभी हमने चर्चा की, से विभक्ति आ गई, से विभक्ति आ गई मतलब करण कारक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, यह ताले की चाबी है, वाक्य में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, वाक्य में कौन सा कारक है? इस प्रश्न को थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस वाक्य में सामान्यता संबंध कारक है। इसमें क्या है? संबंध कारक है, लेकिन विकल्प में संबंध कारक नहीं दिया गया है। विकल्पों में संबंध कारक नहीं दिया गया है। इन विकल्पों के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम में आया हुआ है। क्या करना है आपको? फिर इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक? संप्रदान कारक जो होता है, इसकी जो विभक्ति होती है वो के लिए होती है। क्या होती है? को या के लिए, को या के लिए। हेतु, निर्मित, वास्ते। इन विभक्तियों को आपको याद रखना है, को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते। अब यहां पर जो को है वो कर्म कारक के को से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो भाव होता है वो के लिए होता है। इसका जो भाव होता है वो के लिए होता है। यह ताले की चाबी है, यानी ताले की चाबी है। अमूमन मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें संबंध कारक है, लेकिन विकल्प में ना होने के कारण हमको उत्तर देना है। और यह प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यह ताले की चाबी है, यानी ताले के लिए चाबी है। ठीक है, या ताले हेतु चाबी है। ठीक है, या ताले के वास्ते चाबी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है,
आगे देखिए, राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब आप लोग देखिए, यहां को तो आ गया, लेकिन ये को कर्म वाला नहीं है। ये को कर्म वाला नहीं है, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यहां क्रिया का है, तो यहां पर हमको क्या देखना है? राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। राम अपनी बहन को पुस्तक देता है मतलब के लिए। क्या है? के लिए, के लिए या के वास्ते। ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप बात को समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। राम अपनी बहन को पुस्तक देता है, यानी राम अपनी बहन के लिए पुस्तक देता है। तो यहां पर जो भाव है को का, वो किस लिए है? के लिए है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अब आप लोग देखिए, इसमें से विभक्ति आ गई। से विभक्ति को अभी हमने पढ़ा था करण कारक में, लेकिन जब हम वहां बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे? साधन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? साधन की बात कर रहे थे। लेकिन यहां जो से है ये आपका अपादान कारक हो जाएगा, और अपादान कारक का जो तात्पर्य होता है अपादान। अपादान कारक में जो विभक्ति होती है वो से होती है, से होती है, लेकिन यहां से का जो भाव होता है वो क्या होता है? अलगाव होता है। मतलब अलगाव की बात होगी। किसकी बात होगी? अलगाव की बात होगी। गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से निकलकर अलग होती है ना, अलग होती है, निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। और वाक्य देख लीजिए, वृक्ष से पत्ता गिरा। वृक्ष से पत्ता गिरा। आप लोग देखिए क्या हुआ? से विभक्ति है ना, से विभक्ति है, लेकिन क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। वृक्ष से यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, और देख लीजिए, रेलगाड़ी 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 प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। छूट चुकी है यानी जा चुकी है। आप देखिए, से विभक्ति आ गई ना, से विभक्ति है, लेकिन भाव किसका है? अलगाव का है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से अलग हो चुकी है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से अलग हो चुकी है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया अपादान? आगे देखिए, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। वह मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है। यहां पर कोई भी विभक्ति नहीं है। यहां पर कोई भी विभक्ति नहीं है, लेकिन अभी हमने चर्चा की कि अपादान कारक में अलगाव का भाव होगा। किसका भाव होगा? अलगाव का भाव होगा। आप लोग देखिए, वह मुझसे अलग रहता है, से अलग रहता है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से भी प्रश्न अपादान कारक से बनाता है। जब दो विषय वस्तुओं की तुलना होती है, क्या होता है? तुलना होती है। वहां भी अलगाव का भाव होता है, लेकिन सीधे सीधे क्या होगी? तुलना होगी। जैसे गीता सीता से सुंदर है। गीता सीता से सुंदर है। यहां देखिए, से विभक्ति है, लेकिन यहां तुलना हो रही है। गीता सीता से सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं। उससे अच्छे तो आप हैं। आप देखिए, यहां क्या हो रहा है? तुलना हो रही है। तुलना हो रही है, कोई भी विभक्ति नहीं है, तो ये तुलना किस में चला जाएगा? आपका अपादान कारक में चला जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, वह मेरी कार है।
वह मेरी कार है, वह मेरी कार है वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा भैया? वाक्य में संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक, संबंध कारक में संज्ञा अथवा या सर्वनाम का जो वाक्य के दूसरे शब्द होते हैं उनसे जो संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। और संबंध कारक की 9 विभक्तियां होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये संबंध कारक की कुल 9 विभक्तियां होती हैं जिनके आधार पर हम संबंध कारक का निर्धारण करते हैं। वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, संबंध स्थापित हुआ ना कार का, हम कार का संबंध स्थापित हुआ ना तो संबंध कारक हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी खो गई, मेरी घड़ी खो गई, संबंध स्थापित हुआ ना घड़ी का, घड़ी का संबंध स्थापित हुआ, मेरी घड़ी खो गई, संबंध हुआ ना स्थापित, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये घर श्याम का है, ये घर किसका है? श्याम का है। अब देखिए ये घर किसका है? श्याम का है, संबंध स्थापित हुआ ना, संबंध स्थापित हुआ तो सीधा क्या हो जाएगा? आपका संबंध कारक हो जाएगा। आगे देखिए, श्याम की घड़ी खो गई, श्याम की घड़ी खो गई, सीधा सा क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, संबंध स्थापित हो गया। आगे देखिए, मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है? मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है भैया? अधिकरण कारक है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकरण कारक से पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए। अधिकरण, अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो में, पर, भीतर, में, पर, भीतर, पय, ये इसकी विभक्तियां होती हैं। और इसका जो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आधार निर्धारित होता है। ये मेरी तरफ से आप लोग याद रखिएगा, आधार तय होता है। किसी भी काम के लिए आधार तय होगा। मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, यहां में विभक्ति भी है, में विभक्ति है लेकिन आधार है, मैं 30 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, मैं 30 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लीजिए, मेज पर, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, पर हो गया ना, मेज पर पुस्तक रखी है मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे देखिए, कुर्सी पर श्याम बैठा है, आप लोग देखिए कुर्सी पर आ गया ना, पर श्याम बैठा है मतलब आधार भी निर्धारित हो गया तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राम इधर आओ, राम इधर आओ, देखिए ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन। बहुत इजी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आप संबोधन का चिन्ह देखें और आपसे कारक पूछा है तो संबोधन कारक हो जाएगा। और इसका जो तात्पर्य है संबोधन का, संकेत से या पुकारने से होता है, संकेत से या पुकारने से होता है। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हमने प्रभु को पुकारा, ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। आगे देखिए, हे प्रभु उसकी रक्षा करना,
क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर हमारी कमियों और अच्छाइयों दोनों को बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।